नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आज हम बिल्कुल विस्तार से समझेंगे और आसान भाषा में समझेंगे। वेक्टर अलजेब्रा का हमारा तीसरा लेक्चर है ये, ठीक है। और आशा करता हूँ आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और लास्ट में आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना है बस, ठीक है। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको वेक्टर एडिशन का मतलब पता है ना, सदिश का योग, ठीक है। इसमें देखिए एक होता है ट्रायंगल लॉ जो आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी होने वाला है। कैसे है देखिए, कभी कभी होता है ना कि अगर हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि mg इसका मैग्नीट्यूड है एंड इसका जो डायरेक्शन है, क्या है डायरेक्शन, अगर मान लेते हैं हम तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमारे पास दो वेक्टर हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है और इसका जो डायरेक्शन है वो दोनों क्या है, एक त्रिभुज के, अगर मान लीजिए हम एक त्रिभुज के एक क्रम में रखेंगे, इसको हम एक क्रम में रखेंगे तो एक हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा, एक हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसको हम बोलेंगे वेक्टर सी। क्या बोलेंगे, वेक्टर सी बोलेंगे। इसी को हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि हम वेक्टर को जोड़ करके हमें एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, इसको हम बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत काम आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही काम आएगा आपको। कैसे आएगा ये, कैसे हम दो वेक्टर को जोड़ करके हम एक तीसरा वेक्टर बना सकते हैं, आइए हम उसको समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक हमारे पास मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी। क्या है, ए है, बी है और सी है। अगर मान लीजिए हमें ए से सी तक जाना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। अगर हमें ए से सी तक जाना है तो हमारे पास दो रास्ते हैं। कौन सा रास्ता है, एक तो हम ए से चलेंगे बी तक जाएंगे, ठीक है, और बी पर हम रुकेंगे। क्या करेंगे, हम बी पर रुकेंगे और बी से फिर से हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ के लिए, सी के लिए। समझ में आ रही ना, कहाँ के लिए, सी के लिए, ठीक है। अब जब हम ए से लेके बी तक चलेंगे तो हमें ये पता है कि वेक्टर ए बी इज इक्वल टू, हम क्या मानते हैं, वेक्टर ए। क्या मानते हैं, वेक्टर ए। तो हमें ए बी को क्या मानना है, वेक्टर ए मान लिए हम, क्योंकि हम स्टार्टिंग में बोले हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। अब हमने बी से स्टार्ट किया सी को जाने के लिए तो हम इसको मानेंगे वेक्टर बी। क्या मानेंगे, वेक्टर बी। हम इसको लिखेंगे वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर बी। क्या लिखेंगे, वेक्टर बी लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये क्लियर है ना, हम ए से चले बी तक गए, बी पर रुक गए, फिर बी से नए पॉइंट को हमने स्टार्ट किया सी के लिए, ठीक है। एक रास्ता तो ये है और दूसरा रास्ता ये है कि हम डायरेक्ट ए से सी तक जा सकते हैं, है कि नहीं, डायरेक्ट हम ए से सी तक जा सकते हैं। जब हम ए से सी तक जाएंगे तो ये जो दो पॉइंट है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम कहाँ पे पहुंचेंगे, वेक्टर सी तक। कहाँ पर पहुंचेंगे, वेक्टर सी तक। तो जब हम ए और बी को प्लस करेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, हमने ए बी और बी सी को मिला करके हमने क्या प्राप्त किया है, ए सी, ठीक है। तो ए सी वेक्टर ए सी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वेक्टर ए सी, या फिर हम मानेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। हमें तीसरा परिणाम इसका मिला, यानी कि तीसरा रिजल्ट मिल गया हमें, ठीक है। अब देखिएगा डायरेक्ट हम सी तक जाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ से सी तक जाएंगे तो चूंकि हमें सी ही मिला है, वेक्टर सी ही मिला है, पहुंचेंगे हम वेक्टर सी ही तक। तो हमें प्लस में देखिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हमने दो को जोड़ के हमने वेक्टर सी को मिला है, तो वही हम करेंगे। तो यहाँ की जो वेक्टर ए सी होगी वो क्या होगी, वेक्टर ए प्लस
वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी कि ये सी होगा। ठीक है, हम इसको ये मान सकते हैं वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए। ठीक है, क्या मान सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, क्लियर है ना। यही होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि दो वेक्टर को जोड़ करके हम एक ट्रायंगल लॉ बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो ट्रायंगल लॉ बना है ये आप चारों क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में, है ना, चारों क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं। आजकल नहीं देख रहे हैं आप लोग कि कहीं पर अगर पहुंचना है तो आसान तरीका लोग खोजते हैं कि कम से कम समय में वहां तक पहुंचा जा सके। ठीक ना, समय की बचत लोग करते हैं। और वही चीज यहाँ पर भी ट्रायंगल लॉ में वही चीज लग रहा है। पैसा कमाने के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं, गलत सलत काम करते हैं, चोरी करते हैं, बहुत सारे ऐसे गंदे काम है जो लोग पैसा कमाने के लिए कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो लोग ये मानते हैं कि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं वो गलत है। पैसे से महत्वपूर्ण चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं। महत्वपूर्ण कुछ भी हो सकता है, आत्मा, परमात्मा, मेहनत, संघर्ष, कुछ भी हो सकता है। पैसों से मेहनत और महत्वपूर्ण चीजें नहीं खरीदी जा सकती हैं, इतना याद रखिएगा। पैसा एक शुद्र, पैसा को पैसा से खरीदा जा सकता है, लेकिन पैसा से हमें मेहनत और कुछ महत्वपूर्ण चीजें, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं, कोई भी महत्वपूर्ण चीज हो हम पैसे से उसको नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और वही चीज यहाँ पर भी लगता है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम आसान रास्ते पे चल के हम कम समय में अपने मंजिल को पा सकते हैं, तो उनकी ये बहुत बड़ी भूल है कि जो बिना मेहनत के चमकते हैं ना, जो बिना मेहनत के चमकते हैं, जो बिना मेहनत के आगे बढ़ते हैं, सफलता मिलती है उनको ना, वो कुछ दिन की रहती है सफलता, वो कुछ दिन की रहती है। लेकिन जो अपने बल पे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ना, वो बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, ज्यादा हमें कुछ मोटिवेट देना नहीं है, आपको मोटिवेट नहीं करना है, आप सभी लोग बहुत ही समझदार हैं। ठीक है, ये होता है ट्रायंगल लॉ। अब इसमें एक चीज देखिए, अगर हम ये मान लें डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात करें अगर हम, तो ये देखिए एक क्या होता है, एक्सप्लेन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट को हम मानते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट, ट्रायंगल लॉ में एक पॉइंट आता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम ये मानते हैं कि ये एक्सप्लेन करता है सभी को। एक्सप्लेन कैसे करता है, देखिए ट्रायंगल लॉ को एक्सप्लेन इसलिए करता है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है, जो चीज जहां से शुरू हुई है, ठीक है, वापस उसी स्थान पे आ जाए। विस्थापन मतलब दोबारा वो अपना स्थान ग्रहण कर ले। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें ए से चलना है सी तक, तो चाहे हम यहां से चले ऐसे करके, या तो हम डायरेक्ट चले। ठीक है, पहुंचना तो हमें सी पर ही है ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। चाहे हम कोई भी रास्ता यूज करें, चाहे लंबा रास्ता यूज करें और चाहे नजदीक वाला रास्ता यूज करें, हमें पहुंचना अपने मंजिल पर ही है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट में ये बोलता है, अगर हमारे पास वेक्टर ए बी है प्लस में वेक्टर बी सी है, इज इक्वल टू वेक्टर ए सी होता है। क्या होता है, वेक्टर ए सी होता है, यानी कि दो चीजें मिल करके हमें एक नया परिणाम देती हैं, एक नया रिजल्ट हमें देती हैं। ठीक है, हम इसको बोलते हैं वेक्टर ए कॉस थीटा। क्या बोलते हैं, वेक्टर ए कॉस थीटा, क्योंकि ये आधार पे जा रहा है। ठीक है, और ये है हमारा वेक्टर बी साइन थीटा। ठीक है, अब इन दोनों को देखेंगे हम, अगर इन दोनों को मिला करके हम बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, वेक्टर ए साइन थीटा प्लस वेक्टर ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर ए साइन थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, ये दोनों अगर बराबर करेंगे तो हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये चीज होता है। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही यूनिक है ये हमारा पॉइंट। ठीक है, ये है वेक्टर अलजेब्रा का तीसरा लेक्चर है, ये वेक्टर अलजेब्रा का। ठीक है, मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया मेन वाला ए, एक पॉइंट हमने मेन वाला लिया ए। ठीक है, हम यहां से एक लाइन से यहां खींच देते हैं, एक डायरेक्शन इधर दिखा देते हैं और एक डायरेक्शन इधर दिखा देते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन इधर दिखा देते हैं और एक डायरेक्शन हम यहां तक दिखा देते हैं। ठीक है, तो हम इस डायरेक्शन को बोल देते हैं डायरेक्शन बी है
और इसको हम बोल देते हैं डायरेक्शन सी। ठीक है, क्या है, डायरेक्शन ए और डायरेक्शन सी दिया गया है। अब देखिए, जब दो लाइंस मिलेंगी तभी हमारा एक वेक्टर बनेगा, सॉरी तभी हमारा जो एक कोण बनेगा। ये है ना एंगल, ट्रायंगल है ना ये। जब दो लाइनें आपस में मिलती है तो हमारा क्या बनता है, एक ट्रायंगल बनता है। क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है। और ट्रायंगल की बात अगर हम ये कर लें तो अगर हम ये कहेंगे कि ये जो हमारा ट्रायंगल है ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो कैसे बन रहा है, क्योंकि देखिए ट्रायंगल कब बनता है, जब लाइनें क्रॉस हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ से ये चला जाएगा और यहाँ से ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, एक कोण यहाँ पर बनेगा, एक कोण यहाँ, कोण बाहर बनेगा, ठीक है। ये हमारा एंगल जो बनेगा वो खत्म हो जाएगा, क्लियर है ना। यहाँ पर एंगल नहीं बनेगा अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर एक कोण बनेगा, ठीक है, बाहर एक कोण बनेगा। तो वैसा हम यहाँ पर कुछ नोट करेंगे, यहाँ पर हम कुछ नोट करेंगे। जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर जब हम पॉइंट को देखेंगे ना, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट जा रहा है हम इसको बोलेंगे वेक्टर ए। क्या बोलेंगे, वेक्टर ए। और ये जो जा रहा है हमारा वेक्टर सी, हम इसको बोलेंगे, सॉरी वेक्टर बी बोलेंगे, वेक्टर बी बोलेंगे। अगर हम यहाँ पर ये कह दे रहे हैं कि जो परछाई होती है, अगर ये लाइट जल रही है तो लाइट अगर जल रही है तो परछाई सीधे सीधे नीचे बनती है। क्या बनती है, कुछ एरिया घेरती है। जो परछाई होती है वो कुछ एरिया घेरती है। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पर एक लाइट जल रही है, ठीक है, ये लाइट का जो प्रकाश है वो यहाँ पर डायरेक्ट सीधे सीधे गिर रहा है। क्या कर रहा है, डायरेक्ट सीधे सीधे यहाँ पर गिर रहा है। तो ये जो बनेगा यहाँ तक जो बनेगा ये ना, ये क्या हो जाता है हमारा है, इसको हम ऐड करते हैं। तो ये एक पॉइंट, इसको हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, ठीक है, एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए एम, एक नाम दे देते हैं हम इसको एम, ठीक है। ये तो हमारा पूरा का पूरा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए, यह तो है ही, ठीक है। अगर हम ये कह दें ये चीज यहाँ पर भी आ रही है, ये चीज यहाँ पर भी आ रही है, तो हम ये कहेंगे ये तो वेक्टर ए तो है, हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा ए एम में आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर ए एम इज इक्वल टू, हम इसको बराबर खींच देंगे तो हमारा ये आ जाएगा एम बी वेक्टर। क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर। चूंकि हमारा दोनों का दोनों बराबर रहेगा, ये अगर हम इसको बराबर से करेंगे तो ये हमारा वेक्टर बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर बी आएगा तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल हमारा आ जाएगा, ठीक है। पूरा का पूरा ट्रायंगल, यानी कि नया चीज मिलेगा तो सीएम वेक्टर, यानी कि जो इसको बराबर में आ जाएगा सीएम हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। ये होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत बढ़िया है। इसमें आपने डिस्प्लेसमेंट को समझा, ठीक ना। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमेशा वो एक स्थान से अगर चलेगा तो वो दूसरे स्थान पे जाके नहीं रुकेगा, वो एक ही स्थान पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो क्या होगा, एक ही स्थान पे वो जाके रुकेगा। इसमें एक और दिया गया है मेथड सम ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, यानी कि दो सदिशों का योगफल ज्ञात करना में, ठीक है। यानी कि मेथड ऑफ फाइंडिंग एंड सम ऑफ टू वेक्टर, यानी कि दो सदिशों का योगफल निकालना हमें है, तो हम ऐसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें मान लीजिए फाइंड करना है तो उसके लिए हम एक नियम निकालते हैं। क्या है, हमने क्या लिखा था, मेथड फाइंड या फाइंडिंग ऑफ सम ऑफ ए टू वेक्टर। ये पॉइंट है जिसको हम समझ रहे हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है ये पॉइंट, ठीक है। यानी कि दो सदिशों का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। सम यानी कि योगफल हो जाएगा, ठीक है, ज्ञात करना है। मेथड फाइंड यानी कि इसका नियम क्या है, निकालने की विधि देखिएगा। वही नेम सेम चीजें हैं, कैसे है वो करके दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर हमने माना है ओ पी, वेक्टर ओ पी, इसको हम मान लेते हैं इज इक्वल टू वेक्टर ए से, ठीक है, वेक्टर ए से मान लेते हैं। और एक हमारे पास वेक्टर है आर एस, वेक्टर आर एस इज इक्वल टू मान लेते हैं वेक्टर बी। क्या मान लेते हैं, वेक्टर बी हमारा दिया गया, ठीक है। अगर हमें इन दोनों वेक्टरों को जोड़ करके हमें एक नया वेक्टर निकालना है तो वह कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखिए ट्रायंगल हम बनाएंगे वही वाला, ठीक है। हम इसको मानेंगे पॉइंट बी, इसको हम पॉइंट सी और इसको हम पॉइंट ए, ठीक है।
ए से बी तक को हम मान लेते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ पी, ठीक है, क्योंकि ये बराबर हम कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा वेक्टर ए, ठीक है। और बी सी वेक्टर को हम क्या मान लेते हैं, आर एस वेक्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी। वही नियम है, हम इन दोनों को निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ये ए सी का हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। फाइंड ऑफ द वैल्यू हमें ये मिल जाएगा, क्लियर है ना। ऐसे निकलता है, जब भी अगर हमें पूछेगा ट्रायंगल लॉ से आपको दो वेक्टरों को ऐड करना है तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे आप भी समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को भी समझा सकते हैं, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया है। एक इसमें अलग से पॉइंट दिया गया है जिसको हम समझेंगे अभी, ठीक है, वो हमारा है पॉइंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है वो सदिश का योग, यानी कि इसमें एक अलग से पॉइंट ऐड है, वो है पैरेललोग्राम, ठीक है, लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, सॉरी एडिशन, ठीक है ना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ ए वेक्टर एडिशन, यानी कि समांतर, यानी कि दो सदिशों का समांतर चतुर्भुज निकालने का नियम, ठीक है। दो समांतर चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज है। जैसे समांतर चतुर्भुज कैसे कैसे होता हमारा है, ये हमारा है ना, इसको हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, जिसको आपस सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट डी हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा जो है वो डी हो गया है। तो ये जो सामने सामने है तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी, वेक्टर डी सी, क्योंकि सामने सामने ये क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर ए और इसको भी लिखेंगे वेक्टर ए, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा जो ए डी वेक्टर है वो इज इक्वल टू है बी सी वेक्टर, ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे वेक्टर बी, क्या लिखेंगे, वेक्टर बी, क्लियर है ना। इसको क्या लिखेंगे हम, वेक्टर बी लिखेंगे। अब इसमें भी जो हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड एंड जो इसका डायरेक्शन है वो सहित निरूपित करता है, यानी कि दिशा सहित निरूपित करता है। इसमें एक डायरेक्शन भी दिया गया है, क्या दिया गया है, डायरेक्शन है इसमें। चूंकि डायरेक्शन क्या है, वो देखिए डायरेक्शन हम यहाँ से चलेंगे ए से, ये पूरा जगह ये भी हो जाएगा, ठीक है, ये सामने वाला भी चल रहा है कि नहीं। यहाँ से चलेंगे ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आके खत्म हो जाएंगे, या तो ऐसे ऐसे चलेंगे यहाँ पर आके खत्म हो जाएंगे, ए से चलेंगे ए पे खत्म होंगे, या सी से चलेंगे सी पे खत्म होंगे हम आकर के, है कि नहीं है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। कैसे देखिएगा, अगर हम इसमें एक विकर्ण निकाल दें, क्या निकाल दें, विकर्ण, विकर्ण का मतलब हो जाता है बीच में एक रेखा हम खींच देंगे तो हमारा एक क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर, हाँ ये क्या बन जाएगा, हमारा एक ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है। जब ट्राइंगल ये बन जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, दोनों पे वेक्टर रहेगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, मैं आपको समझाता हूँ ये कैसे हो गया, ठीक है, सॉरी हाँ यहीं पर, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे जब हमारा एक ट्राइंगल बना है वो क्या बना है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। जब ए बी सी बना है तो वेक्टर ए बी में देखेंगे हम तो मिलेगा हमें वेक्टर ए, ठीक है। बी सी में देखेंगे तो मिलेगा वेक्टर हमें बी, क्या मिलेगा, वेक्टर बी मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा है, ए सी बचा है, वेक्टर ए सी बचा है, ठीक है। क्या बचा है, वेक्टर ए सी बचा है, तो हमें पता है तो हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू टोटल क्या मिलेगा, वेक्टर ए सी, क्या मिलेगा, वेक्टर ए सी मिलेगा, यही मिलेगा, इससे और कुछ नहीं मिलेगा ना। क्योंकि देखिए अगर हमें ये भी है और ये बी सी और ये ए सी हमारा है, हमें ए भी पता है बी सी पता है, तो हमें ए सी तो निकालना पड़ेगा ना, ए सी का फाइंड हमें करना पड़ेगा, तो ए सी हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यही सेम नियम हम यहाँ पर भी यूज करते हैं जब हम बनाएंगे त्रिभुज ए सी डी, ठीक है ना, ए सी डी बनाएंगे या डी सी, क्या बनाएंगे, डी सी, ठीक है, हम ये बनाएंगे।
अब यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा AD है, ठीक है, AD वेक्टर AD इज इक्वल टू वेक्टर B, ठीक है, और DC वेक्टर DC इज इक्वल टू वेक्टर A। तो हमारे पास क्या बचा है, AC बचा है, यानी कि वेक्टर AC इज इक्वल टू फाइंड करना में है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें क्या बनेगा, जब हम लेंगे तो बनेगा वेक्टर B प्लस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर वेक्टर AC। अब यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, वेक्टर B प्लस वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर AC। क्या लिखेंगे हम, वेक्टर AC लिखेंगे। चाहे हम इसको उल्टा करके लिखे चाहे जैसे लिखे, अगर हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, वेक्टर B प्लस वेक्टर A आगे पीछे करके लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे पीछे का मतलब ये हो जाता है, अगर ये सीधा तो इसका अपोजिट क्या होगा, अगर सीधा हमारा दिया गया है वेक्टर A प्लस वेक्टर B, उसका अपोजिट क्या होगा, वेक्टर B प्लस वेक्टर A, है कि नहीं। तो ये वही चीज है, इसी को हम बोलते हैं समांतर चतुर्भुज निकालने का नियम, दो वेक्टर के साथ, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं। और हमेशा याद रखिएगा इसमें कि जो इसमें डायरेक्शन दिया रहता है ना वो करेक्ट रहता है, ठीक है। अगर हम यहीं पर देख लेते हैं वेक्टर OA, ठीक है, इसमें अगर O की बात नहीं करेंगे हम तो वेक्टर D देख लेते हैं, जो यहाँ पे है वेक्टर, ये जो A और D वेक्टर दिया गया है, ठीक है, वेक्टर A और D प्लस में वेक्टर B और C, ये दोनों क्या है, बराबर किसके हैं, ये बराबर हमारे किसके वेक्टर दिए गए हैं, ये वेक्टर जो हमारे दिए गए हैं वेक्टर AD और वेक्टर BC जो दिया गया है वो वेक्टर किसके बराबर में दिया गया है, वेक्टर AC के बराबर में दिया गया है, ठीक है। क्यों AC के बराबर में दिया गया है, क्योंकि AC हमें दोनों में मिल रहा है, ठीक है, वेक्टर AC हमें दोनों में मिला है, इसलिए हमारा DC और जो है AD ये दोनों क्या बराबर में, सभी बराबर रहेगा, क्योंकि जब लास्ट में हमें वेक्टर AC मिल रहा है तो हम इसीलिए बोलते हैं, ठीक है, ये इसलिए ये क्या समांतर चतुर्भुज के रूप में आ जाता है। समझ में आया आप सभी लोगों को यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें वो बता सकता है, ठीक है, अगर ना समझ में आया होगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले अपने क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।